अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। केप टाउन न्यूलैंड्स में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का T20 सीरीज़ का पहला T20 इंटरनेशनल्स खेला जा रहा है। बहुत टफ टारगेट मिला है पाकिस्तान को, 193 चेस डाउन करने हैं। हमने देखा रेजा हेंड्रिक्स और फाफ ड्यू प्लसी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि शायद 200 प्लस का टारगेट हमें चेस डाउन करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कम बैक किया। लेकिन फिर भी टारगेट काफ़ी टफ है। आज के शो में हम इस मैच पे तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से 2 ऑल करने के बाद केप टाउन में ही 5वां ODI हारा और सीरीज़ जो है साउथ अफ्रीका के नाम हुई। तो इस सीरीज़ पे हम टेस्ट सीरीज़ 3-0 हारे, ODI सीरीज़ 3-2 हारे। सो आज जो हमारे साथ गेस्ट्स हैं उनका हम फ़ायदा उठाएंगे और ODI टेस्ट सीरीज़ पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। और जो इस हफ्ते पूरा कप्तानी के लिए जो बातें चलती रही पूरा हफ्ता, बिकॉज हमारे सरफराज जो है वो वापस आ गए हैं और शोएब मलिक कप्तान हैं, आज T20 भी कप्तानी वो कर रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। तारुफ कराता चलूँ, सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं बहुत ही माहिर तजज़ियाकार और स्पोर्ट्स में कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त आसिफ खान साहब। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे होने के लिए। और जैसे मैंने कहा, आज के जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें हम आपके होने का फ़ायदा उठाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिले। व्यूअर्स को ये भी अनाउंस करते चलें कि वो लाइव कॉल्स कर सकते हैं, हमारे आसिफ खान साहब से बात कर सकते हैं। आसिफ खान साहब के साथ हमारे साथ लाइव टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, बहुत ही सीजन्ड एनालिस्ट हैं, एडवाइज़र हैं पेशावर ज़ल्मी के, और उनके भी होने का हम फ़ायदा उठाएंगे। काशिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। थैंक यू सो मच सर। वील स्टार्ट ऑफ विद आसिफ खान। आसिफ भाई थोड़ा सा हम, जैसे मैंने कप्तानी की बात की, हमने देखा कि एक सैड इंसिडेंट हुआ, हमारे कप्तान सरफराज अहमद से गलती हुई, उन्होंने उस गलती की माफ़ी मांगी। उसके बाद हमने देखा कि ICC ने पहले खामोशी रही, फिर अचानक से पाबंदी लगी। मैच जिस दिन होना था उस दिन पाबंदी लगी, 4 मैचेस की पाबंदी लगी। उसके बाद 2 ODIs बाकी थे। शोएब मलिक का कप्तान बनना, PCB का उसको कहना कि गलत डिसीजन है, उसके बावजूद भी कप्तान को वापस बुला लेना। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस इंसिडेंट? आज हमने देखा कि एहसान मानी साहब ने भी काफ़ी रिव्यूज़ दिए हैं कि गलत किया ICC ने बैन करके। सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? देखिए, इसमें एक्शन कम और मुझे वर्ड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हर जगह। जहां एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है सरफराज को, जैसे चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट आया कि ICC ने गलत किया, तो फिर उसका जवाब ये है कि आप अगर उसकी माफ़ी आपको कबूल है सरफराज अहमद की, तो उसके फ्यूचर का अनाउंसमेंट आप कर दें। आप ये ना कहें कि हम सीरीज़ बाय सीरीज़ कप्तान डिसाइड करते हैं। कल ये खबर छपी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्पोक्स पर्सन है उनको कोट करते हुए। तो एक्शंस आर नॉट एक्चुअली इन लाइन विद द वर्ड्स। सही बात जो कहे जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इफ यू सपोर्ट द कैप्टन देन सपोर्ट हिम लाउड एंड आउट, सपोर्ट हिम लाउड एंड क्लियर। तो ये एक चीज़ तो कर दें। बाकी ICC ने देर नहीं की। ICC का एक पूरा प्रोसीजर है। रेसिज्म कोड इज़ अ वेरी सेंसिटिव कोड। वहाँ जिस आदमी जो अग्रीव्ड पार्टी है उसका इंतज़ार करती है पहले ICC कि वो कुछ कहे। ICC ने उसे भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने ये बेहतर समझा कि मैं अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके इस मामले को ख़त्म करूं। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की आपको यहाँ तारीफ़ भी करनी होगी, उनका शुक्रगुजार भी आपको होना चाहिए कि उन्होंने इस केस को इतनी ज़्यादा हवा नहीं दी जितना सेंसिटिव ये मैटर हो सकता था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का यहाँ आके ये कहना, ICC ने आज नहीं अनाउंस किया बैन, बहुत पहले अनाउंस किया। उसके बाद फिर आपने अगर मैसेज आपने देना ही था तो सरफराज को आखिरी T20 के लिए आप रोक लेते ना। वेरी ट्रू। आपने उसको भेजा, तो आपके एक्शंस कुछ और हैं, आपके वर्ड्स कुछ और हैं। आप एक्शन को वर्ड्स के साथ इन लाइन करें, एवरीथिंग विल बी फाइन। बिल्कुल सही। काशिफ अंसारी साहब, आपसे पूछते चलेंगे कि एहसान मानी साहब ने ये कहा कि क्योंकि ICC दोनों प्लेयर्स को एक कमरे में नहीं बैठा सका तो उन्होंने सरफराज पे 4 मैचेस की पाबंदी लगा दी, और पाबंदी 4 मैचेस की थी, उसके बाद वो एक मैच और खेल सकते थे। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर टीम के कप्तान का टीम के साथ होना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज ही इज़ ऑब्वियसली सपोज टू बी पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इज़ वेल। आपको लगता है कि आसिफ खान साहब की बात सही है कि डाइकोटमी है, हम कुछ और रहे हैं लेकिन हम सरफराज के साथ करना कुछ और चाह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ भाई। मसला ये है कि ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं, 2 लॉबीज काम कर रही हैं, एक सरफराज के हक में और एक सरफराज के खिलाफ है। मान लें इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर ये मसला हमेशा से रहा है कप्तान के खिलाफ। सरफराज से आपको इतनी हमदर्दी थी तो सरफराज को यकीनन वहां पे रोकते, सरफराज से बात करते, सरफराज को ड्रेसिंग रूम में बैठने देते। आपने सरफराज को फौरन, मतलब एक दिन भी नहीं लगाया, उसको वापस बुला लिया।
इसलिए कि आप नहीं चाहते थे कि सरफराज की आवाज पाकिस्तान टीम मीटिंग के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर उसकी राय को सुना जाए, उसकी बात को माना जाए या उसको अहमियत दी जाए। उसके बाद आप बिला वजह का जनाब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे बैठ के कि जी ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। कुछ गलत नहीं हुआ। आईसीसी का एक लॉ है, एक रूल है, उन्होंने नरमी बरती है 4 मैचों की। वो 5 मैच और 8 मैच भी कर सकते थे, लेकिन हमारी पीसीबी ये सब ढकोसलेबाजी है भाई, ऐसा नहीं होता। सच्ची बात यह है कि आपके खिलाड़ी से गलती हुई और उसमें पीसीबी बराबर की हिस्सेदार है। 1.5 साल से ये आपका कप्तान है। मैं पीसीबी से सवाल करता हूं, आसिफ भाई से सवाल करता हूं कि कितनी मीटिंग्स और कितने ट्रेनिंग सेशंस हुए इनके आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, कितनी दफा प्लेयर्स को बुला करके लेक्चर सीरीज कराई गई है, सेमिनार्स कराए गए, वेबिनार्स कराए गए कि आओ बैठाओ, आप बैठो, हम तुम्हें सिखाते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते कैसे हैं, कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने, कौन से लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने, कौन सी बातें करनी है, कौन सी नहीं करनी। आज तक कभी सुना है आपने कि पीसीबी का ट्रेनिंग कोर्स हो रहा है, पीसीबी वाले लड़कों को तैयार कर रहे हैं? हमें पता है ये लड़के कहां से आते हैं, हमें पता है कि इनकी तालीमी मेयार क्या है, तो इनको ग्रूम करो। तुम दुनिया में इनको भेज रहे हो, आईसीसी के सामने इनको खड़ा कर रहे हो, लड़कों इंटरनेशनल क्रिकेट खिला रहे हो, उनको तैयार तो करो, उनकी कैफियत को तो दुरुस्त करो। ये बात उसके मुंह से निकला था, लेकिन अगर तैयारी होती तो कभी नहीं निकलता। वेरी ट्रू। ये तो आसिफ खान साहब, ये हम सब अग्री करते हैं कि हमारे प्लेयर्स क्योंकि वो क्रिकेटिंग स्किल्स की वजह से टीम का हिस्सा हैं, लेकिन इंटरनेशनली हम देखते हैं कि प्लेयर्स बहुत बड़ा ग्रूम करते हैं अपने आप को। हमने बांग्लादेशी बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है कि वो क्रिकेट के साथ साथ अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ लैकिंग है। दिस इज़ वन थिंग दैट पीसीबी हैज़ टू लुक इनटू इट, बिकॉज ये चीज़ इंप्रूव होना ज़रूरी है, बिकॉज ये जो प्लेयर्स हैं वो पूरी दुनिया में आपको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा है कि क्रिकेटिंग स्किल्स के हवाले से भी हमारे कप्तान अपने आप को इतना इंप्रूव नहीं कर रहे, और ये सॉफ्ट स्किल्स तो बड़ी ज़रूरी हैं, और अगर ये शायद सरफराज करते तो और भी उमूर में उनको बड़ा फ़ायदा होता। लेकिन एक पॉइंट जो काशिफ साहब ने रेज़ किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एक्स प्लेयर्स ने भी रेज़ किया कि ये पाबंदी काफ़ी मिनिमल पाबंदी है। जैसे शोएब अख्तर साहब ने कहा कि 10 मैचेस की भी पाबंदी हो सकती थी। डू यू थिंक कि सरफराज ने जो सॉरी किया और ये सारा उसके बाद जो उसको हैंडल किया गया सही किया गया सरफराज की तरफ से, जिसकी वजह से पाबंदी कम लगी? तो देखिए, उसकी इंटेंशन सरफराज अहमद की थी नहीं, वो नहीं थी जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद उस दुनिया के मुल्क में समझा जाता है, क्योंकि वहाँ की एक हिस्ट्री है। आपको पता है, तकरीबन वो आप लगा लें 60s से लेके 1992 तक वो बैन रहे फॉर दिस वेरी रीज़न। उसके बाद उनके मुल्क में उनकी पार्लियामेंट ने एक स्पोर्ट्स पॉलिसी मुरतब की, जिसके बाद ये हुआ कि हर टीम में न सिर्फ क्रिकेट, उसमें एक ख़ास नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे उस बैकग्राउंड के। तो वहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इससे पहले के उनके जो सरबराह रह चुके हैं, दुनिया जानती है उनको, वो एक अलग डिबेट है। तो वहाँ जाने से पहले इनको पता होना चाहिए था। और सरफराज अहमद पर हैरत मुझे इसलिए कि वो थ्रू द रैंक्स आ रहे हैं, कप्तानी वो हर लेवल पे करता है, इसलिए कप्तानी वो हर सूरत में। लेकिन मैं उनको फिर भी सरफराज अहमद को मैं बिल्कुल इस पे कसूरवार नहीं कहूँगा। ठीक है, हो जाती है गलती, उसने फ़ौरन उसको तस्लीम किया। अब एक नई चीज़ शुरू हुई है कि अब आपको इस पहलू का भी ख्याल रखना होगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनन रखना होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा प्लेयर्स की जिम्मेदारी आ गई है कि माइक लगे होते हैं, आपको ख्याल करना होगा। लेकिन अब जैसे काशिफ साहब ने कहा ना कि अब उस बात को दोबारा लेके आना कि आईसीसी ने ये गलत किया, ये एक कोई मुनासिब बात नहीं है। एक सरबराह क्रिकेट बोर्ड का, जो कि आईसीसी का रुकन भी है, और आईसीसी ने, मैंने फिर कहूँगा कि पाबंदी लगाए आईसीसी को तकरीबन हफ्ता हो गया। अगर प्रोटेस्ट करना था तो ऑफिशियल प्रोटेस्ट हो सकता था पाकिस्तान की तरफ से। वो हुआ या नहीं हुआ, ऑफिशियल वे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कन्वे ज़रूर करे आईसीसी को, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू गो पब्लिक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हम अपने प्लेयर्स को ट्रेन करना है कि वो ये मिस्टेक्स दोबारा ना दोहराए, जो किसी ऑफिशियल की तरफ से नहीं आया, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा काशिफ साहब, प्योर क्रिकेट की तरफ आते हैं। हमने सरफराज के जाने के बाद एक मैच हमने खेला जो हमने बिल्कुल ही वन साइडेड जीता, और फाइनल मैच जो हमने केप टाउन में खेला वो बड़ा ही दूसरी साइड गया, वो साउथ अफ्रीका की तरफ। ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि पिंक डे हमने जनरली देखा है कि वो साउथ अफ्रीका की तरफ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उस दिन, और सब शोएब मलिक की भी वाह करने लगे कि कप्तानी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके अगले दिन ही या अगले मैच में ही बहुत मुश्किल हो गया। सो हाउ डू यू सी दोज टू मैचेस? देखिए फैसल साहब, पाकिस्तान की टीम हॉट एंड कोल्ड रहती है, ये बात अभी से नहीं, पिछले 20-30 सालों से पूरी दुनिया जानती है कि आज उन्हें नहीं पता कि आज कौन सी टीम ग्राउंड में उतरेगी और किस तरह से लड़के बिहेव करेंगे, किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी। और यकीन मानिए कि 5वें वनडे में पाकिस्तान ने जिस तरह से मायूस किया है पाकिस्तानियों को, उसकी मिसाल नहीं मिलती। बॉडी लैंग्वेज लड़कों की पहली गेंद से जिस तरह से थी, उनको लग रहा था कि ये गेम हारे हुए हैं, और पता नहीं क्या हुआ है ड्रेसिंग रूम के अंदर। सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन से लेकर के और
और उसके बाद फिर बैटिंग के अंदर, फिर बॉलिंग के अंदर, फिर बॉलिंग की जो तब्दीलियां, जो बॉलिंग चेंजेस हो रही थी, जो फील्ड प्लेसमेंट हो रही थी, जो कप्तान के चेहरे पे सुकून और इत्मीनान था मैच हारते हुए, वो अजीब अजीब सवालात लोगों के जहनों में उठा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान ने ये टीम जो 5वें वनडे में उतारी थी वो किस मेरिट की बुनियाद पे उतारी थी। आपने जनाब बैट्समैन एक शॉट है, आपको पता है कि जनाब आपके फखर जमान का बल्ला नहीं चल रहा, मान लिया कि उसने 70 रन किए, लेकिन अगर हाशिम आमला उनके कैच ले लेते तो शायद 10-12 रन के अंदर वो भी घर चले जाते। आपके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर बेपना खला है, आपके पास शान मसूद मौजूद है, आपके पास मोहम्मद आमिर को आपको खिलाने की जरूरत क्या थी? पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शंस थे जो मौजूद थे, लेकिन टीम सिलेक्शन से लेकर के पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज, फील्ड प्लेसमेंट, कप्तान की तमाम जो हरकतें थी पूरे गेम के दौरान, वो मेरी समझ से तो बाहर है। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल सही आसिफ भाई, जो पॉइंट काशिफ साहब कह रहे हैं उससे हमने बहुत सारे सर्किट्स में हम जब बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर शोएब मलिक को आपने कप्तान बना दिया खुदा ना खास्ता बड़े इवेंट से पहले, तो आप देखिएगा कि कैसे टीम बड़े इवेंट से जो है ना वो हारेगी उसमें। सो ये जो सस्पिशंस हैं उनकी कप्तानी पे, डू यू थिंक कि वो 5वें मैच में जो हम हारे हैं उसमें भी एविडेंट थे? नहीं, अब ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इस तरफ ना जाएं। शोएब मलिक एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, सही है। कैप्टनसी शोएब मलिक को देने का मतलब ये है कि शोएब मलिक फ्यूचरिस्टिक कप्तान शोएब मलिक नहीं है। सही है। अगर यहाँ सरफराज को रिप्लेस करने की बात होती तो फिर कोई यंगर प्लेयर आगे आता। मैं ये समझता हूँ सरफराज अहमद ही आपका वर्ल्ड कप में कप्तान होगा, अगर वो फिट रहे और सब कुछ रहे, तो ये स्पेकुलेशंस तो यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। बाकी ये, लेकिन आसिफ भाई आपको लगता है, हम इसका जवाब आपसे ब्रेक के बाद लेंगे, काशिफ साहब से पूछेंगे कि पीसीबी खुद ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपको नहीं पता होता कि अगले दिन क्या होना चाहिए कप्तान, क्या कौन होगा कप्तान। और दूसरा ये कि आपके जो एक्स प्लेयर्स हैं वो भी कप्तान को इतना आड़े हाथों लेते हैं कि कप्तान का कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। जैसे हमने देखा कि वो एयरपोर्ट पे उतरते ही उन्होंने प्लेयर्स के जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी क्लैरिफिकेशन देना पड़ी उनको कि भाई वो मुझ पर ज़ाती अटैक कर रहे हैं। तो इस पर एक बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ है आसिफ खान और काशिफ अंसारी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हमने पूरा सेगमेंट सरफराज अहमद पे, अपने कप्तान पे बात की। एक आखिरी सवाल उस पर लेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस पे आ जाएंगे। आसिफ भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सवाल आपसे रेज़ किया, काशिफ साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो सरफराज अहमद को काफ़ी टफ टाइम देते हैं, इन द सेंस कि वो जो बोलते हैं वो कप्तान, हमने देखा था एशिया कप में भी उन्होंने कहा मैं 6 रातें नहीं सोया। सो वो अनड्यू प्रेशर भी कप्तान पे जाता है। डू यू थिंक कि ये प्लेयर्स की तरफ से थोड़ा सा हार्श है? दूसरा ये कि सरफराज को अपनी परफॉर्मेंसेस क्योंकि उनकी अच्छी नहीं हुई हैं तो वो जाहिर है वो ज़्यादा प्रेशर उन पर इस वजह से भी आ जाता है। देखिए, क्रिटिक्स का काम जो है वो कर रहे हैं। यू हैव टू आंसर विद योर परफॉर्मेंसेस, यू हैव टू बी आंसरेबल। इससे बुरा टाइम कप्तानों ने देखा है। अब सरफराज अहमद को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और इतनी, जैसे मैंने पहले कहा कि ही हैज़ बिन कैप्टन एट एवरी लेवल, जितने भी आपके हैं, तो अंडर 19 डिपार्टमेंट, उससे पहले भी। तो अब ये तो होगा, अब अगर एक्स क्रिकेटर कहीं बैठा है तो वो क्रिटिसाइज तो करेगा। वेरी ट्रू। उसको किस तरह से आपने लेना है क्रिटिसिज्म को, ये आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है। और जब आप पाकिस्तान टीम के कप्तान बनते हैं तो दीज आर पार्ट एंड पार्सल। बिल्कुल सही। इससे ये एक्सक्यूज़ नहीं है। सरफराज अहमद की जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल और सही ये उनको मौका मिला है कि वो यहाँ से बाउंस बैक कैसे करते हैं। हाँ। ये ब्रेक वो पॉजिटिव भी ले सकते हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वो देख रहे होंगे। एक चीज़ लाउड एंड क्लियर यहाँ होनी चाहिए कि वो सरफराज अहमद जैसा कैरेक्टर है, हाँ। वो है पाकिस्तानी दिल से, सारे ही हैं, लेकिन वो उसमें नज़र भी आता है आपको। ऐसा नहीं है कि वो किसी, लेकिन आसिफ भाई एक चीज़ ये भी ना, इंटेंशंस पे आप शक नहीं कर सकते। काशिफ भाई, जब आप ऐसे थोड़े से इन वर्ड्स को अगर देखा जाए, इनको जब ट्रांसलेट करते हैं हम और आप, तो समझते हैं कि वो ही डिडंट मीन व्हाट ही वाज सेइंग, लेकिन जब इस तरह के वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं तो फिर ये बोलना कि वो दिल से पाकिस्तानी है, वो भी थोड़ा हम घबरा के बोलते हैं। So you have to be very careful with the way you talk. मैं कैरेक्टर पे शक नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया। सही है। एनीवेज, सो अंसारी साहब आपकी तरफ आते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि हमने देखा सरफराज जब से कप्तान बने हैं, हर सीरीज़ में कोई ना कोई ऐसी गलती रही जो हमें बड़ी एविडेंट दिखी कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर हम श्रीलंका से, जो पहली सरफराज की कप्तानी में टेस्ट सीरीज़ थी, उसमें हमने देखा कि असगर जैसा स्पिनर था हमारे पास, उसको ट्राई नहीं किया गया। दोनों टेस्ट मैचेस में एक स्पिनर्स के साथ गए, हमें पता था कि वो कंडीशंस जो स्पिनर के लिए फ्रेंडली नहीं किया। एशिया कप में हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए। यहाँ पे अगर आए हम साउथ अफ्रीका में, तो सरफराज को हमने 8वें नंबर पे बैटिंग करते देखा। शान मसूद जो इतनी अच्छी फॉर्म में थे उनको नहीं खिलाया गया। हमने देखा साउथ अफ्रीका के ओलिवियर जो थे वो टेस्ट क्रिकेट के बॉलर थे, लेकिन उन्होंने
अच्छी फॉर्म की वजह से उनको ओडीआई में चांस दिया। सो डू यू थिंक कि ये जो गलतियां हैं सिलेक्शन में हो गई या चांसेस देने पे हो गई या कप्तान की अपनी बैटिंग नंबर जो है उसकी गलत सिलेक्शन है, डू यू थिंक कि ये सारी जो है वो कॉस्ट करती है सरफराज को एज अ कैप्टन? बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल ये किया कि पूरा जो आपने सवाल किया ना कि आज की पूरी गुफ्तगू का इसके अंदर खुलासा मौजूद होगा। दुनिया की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो कप्तान परफॉर्मेंस नहीं देगा उसकी ड्रेसिंग रूम में इज्जत नहीं होगी। पिछले 1.5 सालों में सरफराज की परफॉर्मेंस काफी पैची रही है, इक्का दुक्का परफॉर्मेंस उधर दे दी, जिसकी वजह से उसकी इज्जत और वो मुकाम नहीं बन सका जो एक जमाने के अंदर मिसबा का था या एक जमाने के अंदर इमरान खान साहब का था या वसीम अकरम का था या आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में विराट कोहली का है, केन विलियमसन का है या मार्टिन गुप्टिल का है, जिसका भी है। मैं ये समझा के बहुत से प्रोग्रामों में इस बात को कर चुका हूँ कि कप्तान की परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। इसकी परफॉर्मेंस क्यों, सवाल ये है यस कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं? परफॉर्मेंस इसलिए नहीं है कि इनके दिल में खौफ बैठा दिया। बेसिकली ये एक शरीफ और नेक इंसान है और उसके सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया एक डिक्टेटर जो मिकी आर्थर की सूरत में है। मिकी आर्थर को चाहिए होते हैं पपेट जो उसकी बात को हाँ पे हाँ मिलाते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं चारों बातों को आप नजर को क्यों श्रीलंका की सीरीज क्या क्यों आप हफीज को क्यों नहीं है? इसी तरह साउथ अफ्रीका में 8वें नंबर पर सरफराज को क्यों खिला रहा है? ये सरफराज के फैसले नहीं है, ये फैसले ऊपर से हो रहे हैं, आप कर रहे हैं और फिर इसके बाद मिकी आर्थर कर रहे हैं। सरफराज को एक मोड़ है और सरफराज को कुर्बानी का बदला बना के बाहर करने का इसका प्रोग्राम था। इसीलिए ये पाकिस्तान का नाम पिछले साल भर से हर तरह के लेवल ऑफ क्रिकेट को डिबोर है। कप्तानी की जहां तक बात है, आसिफ भाई आप उससे इत्तेफाक करेंगे, ना तो सरफराज से कभी कप्तानी नहीं और ना ही सरफराज का हक बनता था कप्तानी करने का। अगर आपने कोई मुनासिब लड़का तैयार किया होगा मिसबा के जमाने में, आपको तो अचानक ख्याल आता है ना कि हमें कप्तान हो, अब कप्तान कौन बनेगा, ये तो रिटायर हो रहा है, हम तो सीरीज बाय सीरीज कप्तान बनाते हैं। तो भाई ये दुनिया का कौन सा मुल्क है, कौन सा बोर्ड है जो एक सीरीज के लिए कप्तान बनाता है? ये क्या तरीका है यार? ये खेल कूद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और उसका खमियाजा 22 करोड़ अवाम उठाते हैं और कप्तान की बलि चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। क्रिकेट के लिए विजन चाहिए, मुझे ये सोच चाहिए कि 1 साल तक हमारा क्या प्लान होगा, किन लड़कों को तैयार करना है, किसको आगे लाना है, कौन नाइट कप्तान होगा। अभी देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर 5 विकेट कीपर है, उसको नाइट कप्तान बनाने की बात हो रही है। इसी तरह से अभी मैचों के अंदर नाइट कप्तान है, इसी तरह से आपका रोहित शर्मा वनडे के अंदर नाइट कप्तान है। यार ऐसे बनती है टीमें, ऐसे बनते हैं लड़के, ऐसे बनते हैं ड्रेसिंग रूम। हमारी तरह नहीं कि जो अपनी नौकरियां बचा लो पाकिस्तान क्रिकेट जाए भाड़ में। ये मसला है प्यारे भाई। सरफराज को तो कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। कोई भी मासूम कप्तान होगा, हल्का कप्तान होगा, उसको ये डंडा लेके उनके सामने बैठेंगे और अपनी मनमानियां करेंगे। क्यों नहीं लेके गया था हफीज को? हफीज के लिए सरफराज ने मांगा था, हफीज को सरफराज ने एशिया कप में मांगा था, लेकिन हाँ इतनी जोर से नहीं मांगा जितनी जोर से मैं मांगा, लेकिन तो उसकी आवाज बंद था। प्यारे भाई ये पूरा ड्रामा क्रिकेट ड्रामा है। अच्छा अंसारी साहब चलें एक लम्हे के लिए हम अग्री कर लेते हैं कि सरफराज बिल्कुल मासूम कप्तान है, लेकिन हमने एशिया कप में और उसके बाद भी बारहा हमने सरफराज को मिकी आर्थर को सपोर्ट करते हुए सुना है। तो अगर एक बंदा मासूम है तो उसको सच्चा भी होना चाहिए। अगर मिकी आर्थर डिक्टेट करते हैं तो सरफराज शुड हैव कम आउट एंड सेड के यार डिक्टेशन थी, या कोई भी ऐसी चीज़ बोल सकते थे कि मेरी नहीं चलती। आसिफ आपको लगता है कि सरफराज ने बहुत जगहों पे अगर मिकी आर्थर ने डिक्टेटरशिप की भी है तो उसको एक्सेप्ट किया है और उसको लाउड एंड आउट आके बोला नहीं कि गलत हो रहा है? देखिए उसने जो मेरी इतलात हैं उसने कुछ मौक़ों पर अपनी अथॉरिटी असर्ट की है, जैसे हफीज़ की वापसी इसकी एक मिसाल है। मोहम्मद हफीज़ को वापस लाने में बहुत किरदार है सरफराज का, लेकिन उसके बाद जो टीम कॉम्बिनेशन है उसमें सिलेक्शन कमेटी ने मेरी इतलात के मुताबिक उनको ऑप्शंस दिए थे बहुत सारे प्लेयर्स के कि आप इनको लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो उसमें दोनों मिकी आर्थर और सरफराज एक पेज पर नज़र नहीं आए, लेकिन और सरफराज अपने आप को असर्ट नहीं कर सके। क्या इसमें वो भी प्लेयर्स हैं जिनकी जो डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर्स हैं उन पे हम हमेशा चिल्लाते रहे? बिल्कुल ऐसा है। तो फिर तो ओनर सरफराज पे भी जाता है? बिल्कुल सरफराज पे जाता है, पूरी जिम्मेदारी उन पे जाती है। ठीक है, लेकिन अभी इससे पहले जो डिबेट चल रही थी उसमें एक बड़ा दिलचस्प मैसेज मेरे पास आया। हमारे दोस्त हैं उबैद अवान, उन्होंने मैसेज किया कि सरफराज पे आईसीसी ने 4 मैचेस की पाबंदी लगाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे 5 मैचेस से बाहर कर दिया। वेरी ट्रू। तो जालिम कौन हुआ? हाँ बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब से भी पूछ लें। बिल्कुल सही है अंसारी साहब। हाँ अंसारी साहब, हाँ बिल्कुल बड़ा फनी सा सवाल है और बिल्कुल सही बात है ये। सही कह रहे हो, लेकिन ये कोई पूछे बोर्ड से कि आपको किसने हक दिया था पाकिस्तान के कप्तान पे 5 मैचों की पाबंदी लगाने का?
आप होते कौन हो? और अंसारी साहब उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में ये कप्तान आपको टॉप रैंक बना चुका है टीम को आपकी। जी जी जी, आपने लड़के को सिखाया, कभी लड़के को बताया? ठीक है, ये कप्तान की अपनी भी जिम्मेदारी है, लड़कों की अपनी भी जिम्मेदारी है, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको ये सब इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। लेकिन कभी कोई करिकुलम, कभी कोई लेक्चर, कभी कोई तालीम इन लड़कों की ग्रूमिंग के ऊपर, इन लड़कों की तैयारी के ऊपर की है पीसीबी ने? यार अपनी अपने अपने स्टाफ की नहीं की उन्होंने, तो लड़कों की क्या करेंगे? लेकिन बिल्कुल सही है। अच्छा आसिफ भाई, आपको लगता है कि हमने देखा आज फाफ डू प्लेसी ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, आउटस्टैंडिंग रन्स किए उन्होंने, और रिजा हेंड्रिक से भी तेज़ रन्स किए उन्होंने, एक यंगस्टर है जो शॉर्टर फॉर्मेट का, हमने देखा डू प्लेसी जो है वो कप्तान है, तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, कितना फ्लेक्सिबल हो गया वो प्लेयर की, T20 में T20 की तरह खेलता है, ODI में ODI। टेस्ट मैचेस में हमने देखा एक सेकंड टेस्ट में जो उन्होंने सेंचुरी बनाई, इतनी टफ कंडीशंस में आउटस्टैंडिंग सेंचुरी दी उनकी। हमने लास्ट ईयर IPL के सीज़न में देखा था कि अपनी टीम को उन्होंने फाइनल सिंगल हैंडेडली जिताया। सो अगर हम डू प्लेसी की बात करें, स्टीव स्मिथ को हमने देखा था पास्ट में, विराट कोहली को हम देख रहे हैं, आई थिंक द रीज़न वाई दे आर सो फ्लेक्सिबल इज़ बिकॉज ऑफ देयर फिटनेस, जिस तरह की फिटनेस डू प्लेसी लेके चलते हैं। आपको लगता है कि चलें, अंसारी साहब का पॉइंट सही है कि ट्रेनिंग नहीं कराई, क्या बात करनी है वो नहीं सिखाया, लेकिन फिटनेस को मैनेज करना और ये सारी चीज़ें मैनेज करना तो अपना पैशन होता है जो होना चाहिए एक कप्तान में। देखिए ओवरऑल जो नज़र आता है वो बैकअप प्लान की मुझे कमी नज़र आती है। अब आज आपकी टीम में हफीज़ के ना होने से बड़ा फ़र्क पड़ा, क्योंकि हफीज़ अप फ्रंट बॉलिंग करते हैं। हफीज़ के ना होने से आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि शोएब मलिक अप फ्रंट, शोएब मलिक ने बॉलिंग की, इतना अच्छा ओवर वो नहीं कर सके तो फिर वो चले गए। उसके बाद उन्होंने दूसरा बॉलर आजमाया तो वो भी, शादाब भी वैसा परफॉर्म नहीं कर सके अपने पहले स्पेल में। शादाब पे तो आसिफ भाई बड़ी डिटेल में बात करनी चाहिए, बिकॉज जब से कहने का मकसद मेरा ये है कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो आपने जहन में सेट किया हुआ था, उसको लास्ट मिनट पे जब धचका लगा तो आपका प्लान भी इतना कारगर नहीं था। यही आपको थ्रू आउट द सीरीज आप देख लें, थ्रू आउट द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड अगर आप वहाँ से शुरू कर लें तो आपके जो बैकअप प्लान्स हैं वो कारआमद साबित नहीं होते। कोई बॉलर नया आ जाए, वो शॉर्ट पिच बॉलिंग अगर करना वो शुरू कर दे तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू होती है। ये हमने वनडे सीरीज में भी देखा, ओलिवर के खिलाफ हमने देखा मुश्किल हुई, इससे पहले फर्गूसन के खिलाफ हमने देखा न्यूजीलैंड में मुश्किल हुई। तो आर प्लान बी आर नॉट वर्किंग, या है ही नहीं प्लान, ये मुझे प्रॉब्लम नजर आता है। अंसारी साहब आपसे शादाब खान के हवाले से सवाल पूछेंगे। 5वें ODI में हमने देखा कि किस तरह साउथ अफ्रीका ने इजीली उनको खेला है। आज हमने देखा कि आज भी बड़े इजीली सक्सेस फोर्स पड़े हैं, वरना ये वो प्लेयर था जो आपका एक तरह से ट्रम्प कार्ड होता था, आपको विकेट दिलवाने वाला बॉलर है, आपके रन रोकने वाला बॉलर है। डू यू थिंक कि वर्ल्ड कप के इतना करीब होते हुए आपका एक फ्रंट लाइन स्पिनर जो है वो इतना बुरी परफॉर्मेंसेस दे रहा है? हालांकि हमने देखा है कि इंडिया के जो स्पिनर्स थे, चाहल और यादव, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी उनकी साउथ अफ्रीका में, हमें कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं मिल रही स्पिनर्स से। डू यू थिंक के ये एक अलार्मिंग सिग्नल है पाकिस्तान के लिए? बहुत खतरनाक सवाल आपने किया है और उसके ऊपर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मैं अपना मुंह बंद रखूंगा क्योंकि आप नेशनल टीवी पे लाइव जा रहे हैं। ये चीजें हम अमेरिका के चैनल्स पे बोल सकते थे, लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में शायद इतनी इनकी पजीराई ना हो। शादाब और शोएब, इन दोनों का जो रोल है पिछले 5-6 बल्कि 8-10 रोज से, मुझे उसके ऊपर काफी प्रॉब्लम है। शादाब ने पहले 3 वनडेज के अंदर बेहतरीन बॉलिंग की है, खासतौर पर वो तीसरे उसके अंदर काफी बेहतरीन बॉलिंग की है। अब जो हो रहा है इसके लिए मेरा ख्याल है PSL का वेट कर लें। इस सवाल का जवाब जो है PSL के खत्म होने तक हमें मिल जाएगा। क्या वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए, क्या वो थक गए, क्या वो परेशान है, क्या ड्रेसिंग रूम के माहौल से परेशान है, क्या उनकी कोई जाती मसाइल हैं, इसके ऊपर मैं अभी कोई तबसरा करने से गुरेज करूंगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक सवाल है। ये कोई मामूली सवाल नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म ही खाली नहीं है, देयर मस्ट बी समथिंग मोर टू इट। बिल्कुल सही है। अच्छा आसिफ भाई, ना सिर्फ जो टीम में लोग हैं उनकी परफॉर्मेंसेस वो बुरी हो रही हैं, हमने देखा हुसैन तलत एक ऐसा टैलेंट था जो लग रहा था कि जब वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आई थी 3 T20s के लिए, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी हुसैन तलत की और एक पोटेंशियल ऑलराउंडर दिख रहा था। लेकिन ऑब्वियसली आपकी जो मेन स्ट्रेंथ होती है आपकी बॉलिंग या बैटिंग, उसके साथ साथ आपकी फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज हमने देखा कि फील्डिंग में ही लुक्ड कम्प्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स, समझ ही नहीं आ रही थी उनके बॉल कहाँ गिर रही है। जिस तरह रेजा हेंड्रिक्स है, उन्होंने कैच छोड़ा, उसके बाद बाउंड्री छोड़ी। जो प्लेयर्स टीम में नहीं होते वो क्या कर रहे होते? एक तरफ शान मसूद है जो खुद को इतना प्रिपेयर कर रहा है, दूसरी तरफ हुसैन तलत हैं हु लुक्ड कंप्लीटली नॉट रेडी फॉर द गेम। देखिए हुसैन तलत जिस परफॉर्मेंस पर सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्शन तो उसका बिल्कुल जायज़ है। हाँ, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिज सिलेक्शन, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है आज की वो, लेकिन एक पहला मैच खेल रहे हैं ना सीरीज का, वो वी हैव टू गिव हिम द टाइम के वहां उसको एडजस्ट करें। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर
ठीक है, और पोटेंशियल उसमें है। हुसैन तलत में भी है, जिसको आपने बाहर रखा, आसिफ अली उसमें भी है। सही है। अब ये बात है कि आपको रोटेट बड़ा स्मार्टली करना है प्लेयर्स को, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। सिर्फ एक सीरीज आपके पास बाकी है वनडे की, जिसके बाद आपको टीम अनाउंस करनी है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको टीम 30 अप्रैल तक आपको टीम फाइनल करके देनी है। बिल्कुल उसके बाद भी आपको थोड़ा सा ग्रेस मार्जिन मिलेगा, लेकिन वो जो लास्ट सीरीज आप खेलेंगे इंग्लैंड से, उसमें आपकी वही स्क्वाड जानी चाहिए जिसने वर्ल्ड कप खेलना है। ऑफ कोर्स वही जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड ही आपने जाना है। तो जो मुझे लगता है वो आपकी टीम में जो बैकअप प्लान है वो नहीं बन पा रहा। एक सरफराज निकल गया, आमिर टीम का हिस्सा नहीं है, हफीज़ टीम का हिस्सा नहीं है, तो आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बॉलिंग में ख़राब हो गया। बाकी दूसरा, आपको एक, जैसे आपने हेंड्रिक्स की बात की, इस तरह का पार हिटर आपको चाहिए जो कि सेंसिबल बैटिंग करे अप फ्रंट। फ़खर जमान को हम देख रहे हैं कि वो एक ही स्टाइल के शॉट्स खेलते हैं और उस पर काम कर लिया है टीम से। बिल्कुल उसको देख लिया है कि उसकी रेंज क्या है, उसको उसी तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को बहुत जल्दी आपको सीखना और इस चीज़ को दूर करना होगा, क्योंकि अब आपके पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो गलतियों से सीखेंगे नहीं जब तक आप, तो फिर आप गलती दोहराते जाएंगे तो फिर आप हारते जाएंगे। इस पे ज़रूर बात करेंगे। आसिफ भाई ने बहुत सारे बैट्समैनों की बात की कि वो एक ही गलती कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो मैन ऑफ द सीरीज़ रहे इमामुल हक ओडीआई में, उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि ये इंप्रूवमेंट क्या है, तो उन्होंने ग्रांट फ्लावर की बड़ी तारीफ़ की है। सो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स से हम ब्रेक के बाद पूछेंगे ग्रांट फ्लावर का कितना रोल है और कितना अच्छा काम किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए बैटिंग को अच्छा करने में। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हैं आसिफ खान और डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब हमारे साथ हैं। काशिफ साहब, आप एडवाइज़र टू पेशावर ज़ल्मी हैं, तो हम एक सवाल आपसे पीएसएल सीज़न 4 के हवाले से भी करते चलते हैं और बहुत सारे सवाल आपसे रहेंगे, बिकॉज स्पोर्ट्स 1 पीएसएल स्पेशल में आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। सो मिसबाहुल हक, एट द एज ऑफ 45 ईयर्स आप एडवाइज़र टू द टीम हैं, ये आपकी एडवाइस है कि उस कप्तान को टीम में लिया जाए या किसी और की एडवाइस है? किसी और की एडवाइस है। अच्छा, ऑलराइट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ऑलराइट, ओके। सो बट ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बड़ा सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं और पाकिस्तान के लिए लॉन्गर फॉर्मेट में बड़ी खिदमत रही है मिसबाहुल हक की। सो डू यू थिंक इट्स गोना बी गुड टू हैव हिम इन द टीम? जी, हमेशा तजुर्बा तो हमेशा काम का ही होता है और उससे बेहतरी ही आती है, लेकिन एज अ प्लेयर मैं नहीं समझता कि इंजमाम के मिसबाहुल हक को पाकिस्तान के ज़ल्मी के साथ होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई सोच होगी जिससे मैं भी ना वाकिफ हूँ और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते इसके बारे में मजीद गुफ्तगू कर सकता हूँ। इंशाल्लाह। अच्छा, पीएसएल सीजन 4 के हवाले से आपसे ये भी पूछना चाह रहे थे कि ऑब्वियसली इट्स बीन अ सक्सेसफुल इवेंट एंड हमने देखा कि हर साल बड़े से बड़ा होता जा रहा है। इस बार बिकॉज पीसीबी में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, डू यू थिंक के उतना ही पैशन होगा, उतना ही सक्सेस मिलेगा, कमर्शियली भी उतना सक्सेसफुल होगा, या यू हैव एनी डाउट्स के चीज़ें थोड़ी मुश्किल भी हो सकती हैं? देखिए, पीएसएल जिस वक्त इस साल हो रहा है वो बड़ा सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि उसके 3 महीने बाद ही वर्ल्ड कप हो रहा है। तो इस जरा सा मुश्किल होगा उस माहौल को बनाना, लेकिन उम्मीद है कि बेहतर होगा। काफी कमर्शलाइज इवेंट है और इसके अंदर काफी पूरे पाकिस्तान की नजरें इस इवेंट के ऊपर हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर पिछले साल से बेहतर ना हुआ तो कम से कम पिछले साल जैसा जरूर होगा इंशाल्लाह। आसिफ भाई, पीएसएल सीजन 4 8 मैचेस इंशाल्लाह पाकिस्तान में होने हैं और कराची में 5 मैचेस हैं, हमारे शहर में, लाहौर भी हमारा ही शहर है ऑब्वियसली, 3 मैचेस हैं। हमने देखा है कि एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर इस बार ऐड हुआ है और उसने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि ही इज़ गोइंग टू कम टू लाहौर। डू यू थिंक के ज़्यादा मैचेस का पाकिस्तान में होना ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एज वेल एज यू नो मनी टू द सिस्टम? बिकॉज हमने देखा है कि फ्रेंचाइजी सारी कह रही हैं कि हमारे लिए तो ब्रेक इवन भी बहुत दूर की बात है, प्रॉफिट्स में जाना तो और ही उससे दूर की बात है। सो डू यू थिंक कि ये वो इनिशिएटिव है जो इवेंचुअली विल मेक इट प्रॉफिटेबल फॉर द फ्रेंचाइज? देखिए, आप क्योंकि इस फील्ड के हैं, आपको अंदाज़ा है कि किस तरह से खर्चा बराबर किया जाता है। 8 मैचेस पाकिस्तान में आएंगे, इससे कुछ फ़ायदा तो होगा। जब तक पीएसएल कम्प्लीटली पाकिस्तान शिफ्ट नहीं होती, नुकसान तो होगा। इसीलिए फ्रेंचाइज ने ये कोशिश कर ली कि उनको टैक्स की मद में बचत हो जाए। जो अब तक जब हम बात कर रहे हैं उनको टैक्स पे छूट अभी तक तो नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हो सकता है आगे जाके ऐसा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। सबसे महंगी टीम तो अब आपकी तकरीबन 6 मिलियन की है, $6 मिलियन की। उसके बाद भी टीम्स आपकी 2.6 मिलियन, 2.5 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.1 मिलियन और इस तरह की तो आपकी टीम्स है। तो खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप प्रॉफिट के हवाले से तो ना सोचें इसको कि बिज़नेस के हवाले से ये इतना कोई सूदमंद होगा, ये वाला एडिशन भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब 8 मैचेस का आना
ये बड़ी खुशाइन बात है। अब ये इवेंट सक्सेसफुली होगा तो इसके बाद नेक्स्ट एडिशन में बहुत मुमकिन है कि पूरा PSL आ जाए पाकिस्तान। बिल्कुल सही। उस दिन से शुरू होगा पाकिस्तान सुपर लीग। अभी इट इज़ नॉट पाकिस्तान, आई डोंट कॉल इट कंप्लीटली एज पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि वो अटैचमेंट आपको नहीं मिलेगी, वो शोर नहीं मिलता। जैसे ही पाकिस्तान आ जाता है तो उसके बाद हम भी छुपते फिरते हैं, हमसे क्योंकि टिकट्स मांग रहे होते हैं ना सारे। तो वो बिल्कुल सही बात है। अगर पूरा पाकिस्तान में होता है तो एक गेम चेंजर हो जाएगा। गेम चेंजर होगा, बिजनेस एक्टिविटी आएगी, बहुत कुछ होगा एक साथ, इसके बहुत कुछ होगा। फिर प्लेयर डेवलपमेंट भी होगी, फिर सब कुछ यहीं रहेगा। फिर आपका जो पूरा कोचेस का जो पैनल है आपकी नेशनल टीम का, उसको भी ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारने का मौका मिलेगा। ज़्यादा लोगों को वो परखेंगे, देखेंगे और फिर फ्यूचरिस्टिकली वो इसको फ़ायदा देंगे पाकिस्तान की टीम को इससे। बिल्कुल सही है। काशिफ अंसारी साहब, आपको लगता है कि क्योंकि हमने बात की कि अब हमारे इस ODI सीरीज़ हमारी ख़त्म हुई साउथ अफ्रीका के साथ, उसके साथ बाद हमारी 2 सीरीज़ हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक इंग्लैंड के साथ है, हमने PSL खेलना है, अब हम उस फेज़ में आ गए हैं कि वी हैव टू फाइनलाइज आवर प्लेयर्स फॉर द वर्ल्ड कप। आपको लगता है कि अगर PSL सीज़न 4 से कोई एक्सेप्शनल टैलेंट आता है तो वो भी आपके वर्ल्ड कप का हिस्सा हो सकता है? बिकॉज हमने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में जो हम PSL के अच्छे प्लेयर्स लेके गए थे, शादाब हो गए, फ़खर जमान हो गए, हसन अली हो गए, उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस आई। ऑब्वियसली उनका एनर्जी डिफरेंट थी, दे वांटेड टू प्रूव देयर पॉइंट। सो डू यू थिंक वी आर गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ टैलेंट इन फ्रॉम द PSL सीजन 4 एज वेल? यार ये बड़ी अच्छी आपने बात करी है कि पिछले साल जो हमारा PSL हुआ था उसके जो चंद लड़के थे उन्होंने जाके चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, लेकिन हर दफा ऐसा होगा नहीं है। उम्मीद तो यही की जा रही है, लेकिन अमूमन T20 का खिलाड़ी वनडे या टेस्ट मैच फॉर्मेट के अंदर नहीं खेल पाता या वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। और इसकी मिसाल पिछले 1.5 साल के अंदर हमने मुख्तलिफ मौकों के ऊपर देख ली। वही लड़का जो कि PSL के अंदर हमारा स्टार था, उसको हमने वनडे भी खिलाया, उसको हमने टेस्ट मैच भी खिलाया, उसके बाद शिकायत भी करी कि ये नहीं परफॉर्मेंस दे रहा, विकेट नहीं ले रहा, ये नहीं कर रहा। तो मेरे प्यारे भाई T20 है, वनडे है, और हमारे लड़के जो पिछले 1 साल के अंदर वनडे खेले वो T20 बना के खेले। हमारी टीम की जो एपेटाइट है वो 30-35 ओवर से ज्यादा या 40 ओवर से ज्यादा की नहीं है। हमने कितने 300 से ऊपर स्कोर किए और कितने 300 से ऊपर चेस किए, इस बात को अगर हम अपने सामने रखें और स्टैट्स को अपने सामने रखें तो हमें फिर अंदाजा हो जाएगा कि T20 हमारी वनडे के लिए कितने लड़के प्रोड्यूस करेगी। मैं ये समझता हूं कि PSL से जितना फायदा हुआ है T20 को, उतना ही नुकसान वनडे को और टेस्ट मैचों को हुआ है। आसिफ भाई ने बड़ी अहम बात एक की है और मैं उसको सेकंड करता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुबई सुपर लीग बन गई है, और अगर जब तक वो पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में नहीं होगी इसका फायदा नहीं होगा। हरगिज कोई फायदा नहीं होगा। पैसे का नुकसान होगा, टैलेंट का नुकसान होगा, टाइम का नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान कि हमारी बोर्ड की सारी तवज्जो, सारी मेहनत, सारा पैसा, सारी तवानाई PSL पे लगी हुई है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, आपके नेशनल लेवल की क्रिकेट के अंदर किसी को तौफीक नहीं है जाके देखे, किसी को तौफीक नहीं है कि लड़कों को निकाले, टैलेंट को ग्रूम करे, जिसके नतीजे में हम 8वें नंबर पे आ गए हैं टेस्ट मैचों में और 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे हैं हम वनडे के अंदर। और हमें वनडे के अंदर परफॉर्मेंस देने के लिए, लड़कों को सीखने के लिए, लड़कों को पकड़ने के लिए, समझाने के लिए डोमेस्टिक पे तवज्जो देनी थी। PSL की वजह से डोमेस्टिक का पट्टा बैठ चुका है प्यारे भाई। बिल्कुल सही है। आसिफ भाई अग्री करते हैं, somebody who is already associated with PSL season 4 is coming up with these points के आप PSL तो सही है, लेकिन हमने देखा है कि इंडिया में IPL इज़ अ बिग लीग, लेकिन उसके साथ साथ वो डोमेस्टिक को हल्का नहीं ले रहे। डोमेस्टिक इज़ प्रॉस्परिंग एट द सेम टाइम, और डोमेस्टिक के पैसे बढ़े, वहाँ प्लेयर्स के बहुत सारी चीज़ें और इम्प्रूव हुई हैं। डू यू थिंक कि हमें अब नाउ द टाइम हैज़ कम कि PCB शुड टेक steps whereby you give credit to your domestic cricket, वरना हम इसी तरह होगा जो अंसारी साहब कह रहे हैं हमारे साथ। देखिए आपके जो लड़के फर्स्ट क्लास के जो परफॉर्मर्स हैं या फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो आप टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस है, पिछले 2 साल में श्रीलंका से भी हारे, उसके बाद न्यूजीलैंड से भी हारे, आप उसके अलावा आप साउथ अफ्रीका जाके भी हारे। तो टेस्ट मैचेस के अंदर बड़ी आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का जो इस वक्त सिस्टम है बुरा नहीं है। ख़ास तौर से बैट्समैनों के लिए कंडीशंस आसान बिल्कुल नहीं है। बहुत मुश्किल कंडीशंस बनाई हुई हैं फ़र्स्ट क्लास में, जहाँ इतना मुश्किल एक गेंद इस्तेमाल होता है ड्यूक का, और फिर आपकी विकेट्स भी इतनी ज़्यादा अच्छी प्रिपेयर नहीं होती, इसलिए बैट्समैन को टाइम गुजारना मुश्किल है। तो फर्स्ट क्लास को आपको ठीक करना होगा ताकि बैट्समैन यहाँ वक्त गुजारें। 2 सीज़न आप पिछले देख लें, 1000 रन मुश्किल से किए लड़कों ने, वरना 3 सीज़न पहले देखें तो 1200 रन किए हुए थे आपके प्लेयर्स ने। तो ये बड़ा डेलिकेट काम है। अब यहाँ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट ने एक क्रिकेट कमेटी तो बना दी है, लेकिन वो क्रिकेट कमेटी मैं रोज़ सुन रहा हूँ कि उसके जो अरकान हैं वो बयान दे रहे हैं मुसलसल। मोहसिन हसन खान उसके इंचार्ज,
वसीम अकरम उसका हिस्सा, इंजमामुल हक उसका हिस्सा, उरूज मुमताज़ उसका हिस्सा। उन्होंने करना क्या है, मुझे मैंडेट उनका समझ नहीं आ रहा। वो कप्तानी पे क्यों बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर और क्रिकेट का जो आपका जो सेकंड टियर है, जो सप्लाई करती है नेशनल टीम को, उसमें क्या खराबियां हैं, क्या उसमें कमज़ोरियां हैं, उस पर अगर बात हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते अभी नज़र आ रहे हैं। सही बात। इन चीज़ों को भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बनानी होगी। अब इतने सारे लोग आप लेकर आ गए, क्रिकेट कमेटी भी आ गई, एक आपके एमडी साहब हैं वो भी आ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पहले ही मौजूद हैं, डोमेस्टिक के डायरेक्टर मौजूद हैं, जीएम मौजूद हैं, हर हर तरह के लोग मौजूद हैं। बिल्कुल सही आपको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मुझे नज़र नहीं आती, वो करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि कहाँ आपके लूप होल्स हैं, फिर उस पर आप काम करेंगे, फिर उसका रिजल्ट आपको शायद मिले। सही है। अंसारी साहब आपसे पूछूंगा कि जैसे आसिफ भाई कह रहे हैं कि क्रिकेट कमेटी में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हम देख रहे हैं कि पीसीबी में बड़ी बड़ी फैंसी पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं, आपको लगता है कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारे साथ ये है कि जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि इंजमामुल हक साहब को हेड कोच होना चाहिए, उनको चीफ सेलेक्टर नहीं होना चाहिए, यूनुस खान को जो है वो टीम के साथ होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं वो फैंसी जॉब्स करने के शौक में है, कोई भी राहुल द्रविड़ की तरह जो है वो अंडर 19 का कोच बनने को तैयार नहीं है या डोमेस्टिक को सही करने के लिए तैयार नहीं है? डू यू थिंक ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? यार ये बड़ा अहम सवाल आपने एक बार फिर कर दिया, मुझे 1 मिनट इसके ऊपर दीजिएगा। जी जी श्योर सर। पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट का सानेहा और अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सब के सब अवार्ड लगा के बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठना चाहते हैं, खास तौर पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माजी के अजीम खिलाड़ी। कोई एक लड़का, कोई एक टैलेंट, कोई एक क्रिकेटर, किसी एक माजी के खिलाड़ी ने प्रोड्यूस किया हो तो मुझे बताइए उसका नाम। कमेटियां बनवा दो, कोचेस लगवा दो, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनवा दो, पीसीबी का हेड बनवा दो, लेकिन मजाल है कि कभी आपने सुना हो कि फला बॉलर ने जाके उस्मान शिनवारी को, राइट हैंडर को गेंद अंदर लाना सिखा दी, या फला बैट्समैन ने जाकर के फखर जमान का बल्ला जो 45 डिग्री पे आता है उसकी डायरेक्शन ठीक करा दी, या कभी आपने सुना कि किसी माजी के अजीम खिलाड़ी ने उस स्टूडियो के एसी से निकल के ग्राउंड की गर्मी और तपिश के अंदर खड़े होकर किसी लड़के को फील्डिंग सिखा दी? मेरे प्यारे भाई, ये सारे हमारे अजीम खिलाड़ी हैं, सलाम पेश करता हूं उनको, लेकिन जितना नाम इस मुल्क ने उनको दिया, जितना पैसा इस मुल्क ने उनको दिया, उसके जवाब में उन्होंने पिछले अपने रिटायरमेंट के बाद इस मुल्क को क्या दिया, मुझे कोई सिखा दे, मुझे कोई बता दे कि यार, मुझे बता दे कोई कि यार ये फला खिलाड़ी को अरबपति बना दिया इस मुल्क ने, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन उसके नतीजे में उसने ये 4 बॉलर हमें दिए। ये कमेटी ड्रामेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। जब तक एहतसाब नहीं होगा आपके मुल्क में, मेरे प्यारे भाई, एहतसाब के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं करती, कोई डिपार्टमेंट तरक्की नहीं करता, कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। एहतसाब क्रिकेट के जीरो है क्रिकेट में एहतसाब। पूछेगा एशिया कप तुम्हारे? काजी अंसारी साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपसे अगले प्रोग्राम में दोबारा बात होगी इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। आसिफ खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया। कल मुलाकात होगी आपसे। कीप वॉचिंग आवर शो।